नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऐश्वर्य चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज है आपका 3 जून और हम डिस्कस करेंगे आपकी 3 जून के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका चंडीगढ़ पुलिस का जो वैकेंसी है ये आपका फॉर्म फिल इसका स्टार्ट हो चुका है और मैं समझता हूं कि आपने इसके बारे में जो वीडियो अजय सर के द्वारा बनाया गया वो आपने सभी ने देख लिया होगा, ठीक है ना। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा एक बार जाकर उसको देखिएगा कि आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, उसका जो पैटर्न है वो क्या है, उसका सिलेबस क्या है। उस पर ऑलरेडी एक क्लास ये कह सकते हैं, एक वीडियो आप कह सकते हैं अजय सर के द्वारा बनाई गई है, तो सभी बच्चे उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है व गोवा है। इनमें से कौन सा वो राज्य है जिसने अपना 2 जून में स्थापना दिवस मनाया? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा 2 जून में जो स्थापना दिवस मनाता है ये तेलंगाना के द्वारा मनाया गया है। किसके? तेलंगाना के द्वारा मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 में बना था। कब? 2 जून 2014 में ये बना था। किस राज्य से अलग होकर इसको बनाया गया था भाई? तो इसको हमने बनाया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। किससे? आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था और ये भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है ना, भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बनकर तैयार हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? बड़ा आसान सा सरल सा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रखना 28 + 8। भारत में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। ठीक है, तो ये 29वां बना। आप सोच रहे होंगे 29वां कैसे बना? ठीक है, 2014 में 29वां बना था, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो जम्मू कश्मीर राज्य था ये पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन इसको 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, 2 यूटी में इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो ध्यान रखना 2019 से पहले कितने? 29 राज्य हुआ करते थे। ठीक है ना, बिफोर 2019 से पहले कितने? 29 हुआ करते थे। किसी को कोई डाउट तो बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। इसकी राजधानी है हैदराबाद, ध्यान रखना। राजधानी क्या है? हैदराबाद राजधानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे जो आपको यहां पर चीजें कराई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दल प्रचंड, ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए। और मैं आपको बता दूं अभी हमने इनके साथ में 6 समझौते किए हैं जो विभिन्न क्षेत्र में हैं। ठीक है, चलिए तो 6 समझौते तो भाई इनके साथ हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये भारत की यात्रा पर बने हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि कितने समझौते इनके साथ और हम कर सकते हैं या होने हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है ना, एक बार इनकी यात्रा कंप्लीट हो जाए फिर उसमें से जो मेन हमारे लिए है या जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही हो जाएगा। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ कंट्री हैज कम ऑन 4 days इन विजिट ऑफ इंडिया? तो नेपाल के पुष्प कमल दल प्रचंड जो भारत की यात्रा पर आए। और ध्यान रखना वर्ष 2022 में ये प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी ये पहली भारतीय यात्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नेपाल के बारे में आप सभी जानते हैं, काठमांडू यहाँ की राजधानी है, यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। पुष्प कमल दल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आपको बताना है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है। ठीक है, कल कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन था इसके नेशनल स्पोर्ट्स को लेकर। ठीक है ना, नेशनल स्पोर्ट्स को लेकर, राष्ट्रीय खेल को लेकर इसके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था भाई, उसको दूर करना। अगर ऑप्शन में आपको वॉलीबॉल मिलता है तो भी सही करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में दंडी बीओ मिलेगा, क्या मिलेगा? दंडी बीओ मिलेगा। ठीक है ना, तो भी सही करेंगे। दंडी बीओ को गिल्ली डंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्ली
डंडा इसको कहा जाता है। तो वर्तमान में अगर हम ऑफिशियली देखें, आधिकारिक तौर पर देखा जाए, तो दंडी बियो को ही इन्होंने क्या बनाया है, अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रह जाना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायत राज मंत्रालय ने किस राज्य के 100 गांवों में, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, 100 गांवों में गांवों के विकास और परिवर्तन की विविधता रिपोर्ट के लिए नेशनल इंडेक्स का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में या तौर पर इसका शुभारंभ किया है। अब आपको बताऊंगा होने वाला क्या है। यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, कह सकते हैं पंचायती राज मंत्रालय। जो हमारे मंत्री हैं, कौन है, हमारे मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत इसके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि गांव में, यानी कि अगर विकास को देखना है तो हमें ग्रास रूट लेवल पर जाना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से हमें चलना होगा। तो इन्होंने गांव की स्थिति जानने के लिए एक नेशनल इंडेक्स को जारी किया है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, नेशनल इंडेक्स को जारी किया है। जैसे आप वायु सूचकांक देखते हो, जैसे आप मानव विकास सूचकांक देखते हो, ठीक है ना, इसी प्रकार से इन्होंने रिपोर्ट तैयार करने को कहा कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिएगा। और ये एक रिपोर्ट जो है एक आईएएस अधिकारी या इस पर एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए जो इस रिपोर्ट को तैयार करेगा और बताएगा कि यहां पर समस्याएं है क्या, या जो सरकारी योजनाएं हैं ये किस स्तर से यहां पर लागू की गई, वो सारी चीजें आपको यहां पर समझाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक इन्होंने इंडेक्स जारी किया, इसके माध्यम से पूरे जो गांव है उसके विकास की रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट क्या कहेगी ये उसमें बताया गया है, ठीक है ना, कि हमने जो सरकारी योजनाएं लागू करी, लागू करने के बाद, गिरिराज सिंह है भाई, गिरिराज सिंह है, ठीक है, इसको सही करना। रिपोर्ट को सरकारी योजनाएं लागू करने के बाद क्या उसका क्रियान्वयन सही से हो पाया या नहीं, ठीक है ना, क्या लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचा या नहीं, ये सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अभी केवल 100 गांव में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। अगर ये योजना सफल रहती है तो पूरे देश में, ठीक है ना, ऑल ओवर कंट्री में इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। यही एक योजना है, ठीक है ना, जिसमें नेशनल इंडेक्स, एक रैंकिंग इंडेक्स को जारी किया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अहमदनगर का नाम इन्होंने क्या किया, अहमदनगर का नाम इन्होंने अहिल्याबाई देवी नाम से रखा है। किसके, अहिल्याबाई देवी के नाम से इन्होंने रखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने अपने और भी यहाँ पर जो नगर हैं उनके नाम चेंज किए थे। अगर आपके ध्यान हो तो कमेंट में बताना, अगर किसी बच्चे के ध्यान है तो कौन कौन से संभाजी नगर इन्होंने किया था, ठीक है ना। गांव के विकास की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जयश्री वधुनंदन के नेतृत्व में एक समिति का गठन यहां पर किया जाएगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि क्रियान्वयन सफल रहा तो पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। तो ये पूरी योजना समझ चुके होंगे कि आप है क्या। हाल ही में किस शहर में ब्रह्मोस यूजर मीट 2023 का आयोजन किया गया, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ये मुंबई में हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ, बेंगलुरु में हुआ या चेन्नई में हुआ, ध्यान रखिएगा। ये ब्रह्मोस यूजर मीट जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है ना, इसको किस किस के सहयोग से बनाया गया है, भारत और रशिया के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। तो इसकी ये मीट हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें आपको मैं बता दूं, भारत की तरफ से जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, ठीक है ना, जल थल और वायु, जल थल और वायु, इनके सभी के प्रमुखों ने इसमें भाग लिया है। अच्छा, तीनों सेनाओं के प्रमुख फटाफट कमेंट में लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको मैं बता दूं, जैसे चाबार सम्मेलन था, चाबार सम्मेलन कहां पर हुआ था भाई, ये मुंबई में हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा ये चाबार जो है ये एक बंदरगाह है, क्या है, एक ईरान में बंदरगाह है, जिसको किसने विकसित किया है, भारत ने इसको तैयार किया है, ठीक है ना। एक तरीका से मैं आपको बता दूं, जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, या अरब कंट्री जो है, वहां से जो हम भी सामान का निर्यात करते थे वो मोस्टली कहां से लेकर आते थे, वो बाय रोड हम लेकर आते थे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ईरान की सहायता, भारत की सहायता से ईरान में जो चाबार बंदरगाह इसको विकसित किया गया।
ये बाय रूट्स हमारा जो सामान आया करता था ये पाकिस्तान को होकर आता था। तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमने ईरान में एक चाबार बंदरगाह जो है उसको विकसित किया, हालांकि वो पहले से ही था लेकिन इसको और हमने डेवलप किया है, ठीक है, और बेहतर उसको बनाया है। तो ये बाय रोड की जगह अब बाय कह सकते हैं जो सी यानी कि जो समुद्र का रास्ता है उससे यहाँ पर सामान आने वाला है, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये हमने रूस की सहायता से बनाई। एक है ब्राक मिसाइल सिस्टम। क्या है ब्राक मिसाइल सिस्टम? ये किस देश से हमने लिया भाई? ये हमने लिया है इजराइल से, यानी कि इजराइल की सहायता से हमने इसको बनाया है। अच्छा, रशिया का एक और मिसाइल सिस्टम है जिसको हम S-14 कहते हैं। क्या कहते हैं? S-14 कहते हैं। हालांकि इसकी डिलीवरी अभी भारत में नहीं हुई है, लेकिन हमारा जो समझौता है S-14 को लेकर है वो धीरे धीरे सारी डिलीवरी भारत में होने वाली है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में वेद कुमार घई का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे यही पूछा जाएगा कि वेद कुमार जो घई है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये नेता थे, वैज्ञानिक थे, संस्कृत विज्ञानी थे, या इनमें से कोई नहीं? वेद कुमार घई, ये धई नहीं है, ये घई है, GH आएगा इसमें, ठीक है ना, धई नहीं है, ये घई है, ठीक है। तो ये पास्ट अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो भैया संस्कृत के विद्वान थे। क्या थे? ये संस्कृत के विद्वान थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेद कुमार घई कौन थे भाई? ये संस्कृत वैज्ञानिक थे, संस्कृत के विद्वान थे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्राह्मण समुदाय के कल्याण के लिए ब्राह्मण सदन की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा ब्राह्मण समुदाय है इसके उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया? आपने यहाँ पर एक ब्राह्मण सदन स्थापित किया है, ठीक है ना। तो ये किसने किया? ये आंध्र प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, तमिलनाडु ने किया, या तेलंगाना ने किया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड ब्राह्मण सदन फ्रॉम द वेलफेयर फॉर ब्राह्मण कम्युनिटी? यानी कि ये इनका जो कार्य होगा, मेन पर्पस होगा, जो ब्राह्मण समुदाय है इसमें जो कमियां हैं इसको दूर करने के लिए क्या आप इस समुदाय के लिए कर सकते हैं? क्या योजनाएं आप इनके लिए ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि आपको ब्राह्मण दिमाग में आया तो यूपी ही सही होगा। मैं आपको बता दूं यूपी से ज्यादा ब्राह्मण कहां है? दक्षिण भारत में है, और उच्च कोटि के ब्राह्मण वहां पर हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है कि अपने यहां पर ये क्या करेंगे? ब्राह्मण सदन स्थापित करेंगे, जिसमें ब्राह्मणों का उत्थान करने के लिए उन्होंने बात वहां पर रखी है कि इनके पास जो है, ठीक है ना, जैसे कुछ ब्राह्मण वहां पर ऐसे हैं जो केवल किसके भरोसे हैं? केवल मंदिर और जो ट्रस्ट होती है वहां पर वो कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उनके लिए हम कोई ऐसी योजना ला सकते हैं कि जो मंदिरों में हैं या वहां पर जो धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए हैं उनको मासिक तौर पर उनको खर्च या कुछ और वहां पर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपका यहां पर सही हो जाएगा तेलंगाना राज्य। चंद्रशेखर राव यहां के क्या हैं? चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजीव कुमार किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बनाए गए? इंपोर्टेंट में लिखना भाई इसको, ठीक है, आप सभी इंपोर्टेंट इसको लिखेंगे। महानिदेशक बनाए गए हैं, पुलिस महानिदेशक, ये त्रिपुरा राज्य के बनाए गए, मणिपुर राज्य के, असम राज्य के, या मेघालय राज्य के? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुलिस महानिदेशक बनाए गए ये मणिपुर राज्य के बनाए गए हैं। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए इनको वहां पर नियुक्त किया गया है। ये त्रिपुरा IAS कैडर के एक अधिकारी हैं, IPS अधिकारी भी रह चुके हैं। तो वर्तमान में इनको क्या किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर में एक शांति समिति बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है उस समिति का गठन किया जाएगा? तो राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शांति समिति का गठन यहां पर किया जाएगा, ठीक है ना। यहां पर दो समुदाय हैं, कुकी और मैती। कौन से समुदाय हैं? कुकी और मैती समुदाय हैं, जिनके बीच में क्या है? अशांति का माहौल वहां पर बना हुआ है। तो उसको स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वहां पर अभी क्या किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है।
चलिए, हाँ, मैथ्यू और कुकी के बीच वहां पर जंग है। जंग का रीजन क्या है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये अपने हितों को लेकर वहां पर उनको कंसर्न है, ठीक है ना। इनका मानना ये है कि हमारे जो हित हैं ये वहां पर समाप्त हो जाएंगे अगर बाहरी लोग वहां पर प्रवेश करेंगे तो, ठीक है। चलिए, मणिपुर में शांति बहाली के लिए मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें यहां पर हैं। हाल ही में खबरों में रहा गांव गमपुर किस राज्य में है, ठीक है ना। ये गांव जो है गमपुर, ये अभी न्यूज में रहा। और न्यूज में क्यों रहा आपको भी सुनकर बड़ा अटपटा लगेगा कि हम वैसे तो हमने 5G लॉन्च कर दिया, वैसे हम अपना अंतरिक्ष में परचम लहरा चुके हैं, ठीक है ना। रोबोटिक्स की दुनिया में हम जा चुके हैं, AI पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा गांव था जिसमें 75 वर्ष आजादी के होने के बाद भी क्या नहीं किया गया, अभी तक वहां पर किसी का पहचान पत्र नहीं था, किसी का आधार कार्ड नहीं था। यानी कि ये नहीं कह सकते थे कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो ये कहां पर था, ये झारखंड में था, ये छत्तीसगढ़ में था, मध्य प्रदेश में था, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको झारखंड में पड़ेगा। कहां पर, ये है आपका झारखंड में। ये गांव है जहां पर अभी तक किसी का पहचान पत्र वहां पर नहीं बना था, किसी का कह सकते हैं राशन कार्ड नहीं बना था, वोटर ID कार्ड नहीं था, या आप एक तरीका से माने तो इसको क्या नहीं था, एक तरीका से वहां की जो जनता थी उनको ये कहने का अधिकार नहीं था कि हम भारत के ही लोग हैं, ठीक है, हम भारत के ही लोग हैं। तो ये झारखंड में ऐसा एक गांव था गमपुर, जिसमें इस तरह की चीजें वहां पर अभी तक देखने को मिली है। आपको भी सुनकर ये लग रहा होगा कि हम भारत के किस हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप देख सकते हैं 75 वर्ष के बाद वहां पर पढ़ाई, शिक्षा, इंटरनेट की तो सुविधा आप भूल ही जाइए, बिजली पानी की सुविधा आप भूल ही जाइए, तो वो अभी तक ये बताने में समर्थ नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। 75 वर्ष बाद आज जाकर उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड वहां पर बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी भारत में कुछ हिस्से ऐसे हैं, आपकी ना प्रॉब्लम रहती है कि सर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। एक बार उनको जाकर देखना, वहां पर पानी ले जाने के लिए उनको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है डेली, ठीक है ना। अगर उनको शहर जाना पड़ता है तो वो भी 5-6 किलोमीटर उनको रोड पर आना पड़ता है, तब जाकर उनके पास वाहन या परिवहन की सुविधा उनको प्रोवाइड होती है। तो ये देख सकते हैं अभी भी ऐसे कितने क्षेत्र होंगे। जब आप घर से बाहर निकलोगे ना, एक्सप्लोर करोगे चीजों को, तो तब समझ में आएगा कि आप बहुत बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हो। आपसे बेहतर या आपसे खराब बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सही से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक स्वनिधि योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। स्वनिधि योजना जो है ये स्ट्रीट वेंडर के लिए होती है। क्या होती है, स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना हमारे, जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, इनके लिए योजना थी स्वनिधि योजना। अपने सम्मान के लिए इनको क्या किया जाता था, इनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर क्या होता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बातें हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये स्वनिधि योजना जो है ये वेंडर स्ट्रीट जो होते हैं, जैसे आपने ठेले वाले देखे होंगे, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, ठीक है, गन्ने का जूस बेचने वाले हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं सड़क किनारे, उनको सक्षम बनाने के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। तो ये किसने किया, ये हरदीप सिंह ने इस स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिससे जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो रेहड़ी लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको आसानी से ऋण प्रोवाइड हो सके, ठीक है ना, उनको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, उस एप्लीकेशन के माध्यम से उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्वनिधि योजना जो आई थी, एक बार कमेंट करके आप बताइएगा कब इसको लाया गया था। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले इसके बारे में इन डिटेल बताया था कि कहां तक आप इसमें लोन ले सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, और ये लोन बिल्कुल गारंटी फ्री होता है, आपको किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आप अपना एक बार दिमाग पर जोर डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में निम्न में से किसे विश्व मौसम विज्ञान का तीसरा वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। विश्व मौसम विज्ञान जो हमारी संस्था है, संगठन है,
तो इसमें जो तीसरे चुने गए ये भारत के मृत्युंजय महापात्र को चुना गया है। किसको? मृत्युंजय महापात्र को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा ये आपका मृत्युंजय महापात्र हो चुका है। अभी हमारे जो भारत के मृत्युंजय महापात्र हैं ये बने हैं वहां पर तीसरे उपाध्यक्ष। क्या बने हैं? तीसरे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्तियां हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। और भी यहां पर आपको चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक बार आप मुझे बताइएगा जो हमारा मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी हमारे जो भारत का मौसम विज्ञान संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अल मंडोश। ध्यान रखना, इसके जो अध्यक्ष है ना ये है अब्दुल्ला अल मंडोश, जो कि कहां के हैं? यूएई के हैं। कहां के? इनकी भी हाल ही अभी नियुक्ति की गई है, अभी इनको नियुक्त किया गया है, वर्तमान में ही ये नियुक्त हुए। भाई ध्यान रखना इस चीज को, अभी हाल ही में नव नियुक्त है ये भी। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की मृत्युंजय महापात्र, और इनके अलावा दाऊदा कोनेट है। कौन है? दाऊदा कोनाटे और इयान मोराबे है। कौन है? इयान मोराबे और दाऊदा कोनाटे, इनको भी उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त वहां पर किया गया है। और तीसरे हमारे हैं मृत्युंजय महापात्र। ध्यान रखना, तो तीनों को सारी चीजें आपको ध्यान यहां पर रखनी है। दूसरा यहां पर पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन को अंटार्कटिका संधि परामर्श तंत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको इंपोर्टेंट में याद रखना है, नोट्स में आपको ये प्रोवाइड करा दिया गया तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है ना, कंफर्मेशन के साथ इसको याद रखिएगा। 1950 में, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने किसानों को, किसान है भाई ये, किसानों, ठीक है, चलिए किसानों को साहूकारों या साहूकार जिनको हम कहते हैं, साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए, किससे? साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए एक योजना इन्होंने शुरू की जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसको पैक्सो कहा जाता है। प्राथमिक कृषि साख समिति का अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की घोषणा की है। ये पहले से ही समिति का गठन किया जा चुका है, लेकिन इसको और अभी पावर देनी बाकी है। ठीक है, और पावर इसको दी जाएगी और इसकी शक्तियों का क्या किया जाएगा? अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। तो ये अभी किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है या किस मंत्रालय ने इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की घोषणा की है? मैं आपको बता दूं, जिसके दिमाग में कृषि मंत्रालय चल रहा है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको सही करना है, जो आपके दिमाग का वहम है इसको सही कर लीजिए। ये है आपका सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह। कौन है? अमित शाह जी इसके मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये है क्या, मैं आपको बताऊं। आपने गांव में अक्सर देखा होगा, जो किसान खेती करता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी साहूकार की चपेट में आ ही जाता है। ठीक है ना, या तो उसकी पारंपरिक चीजें रही हो, यानी कि पहले से वो उसमें बंध चुका है, आज तक उसको उससे छुटकारा नहीं मिला, या उसकी फसल बर्बाद हो जाने से उसके पास पैसा नहीं रहता कि नई फसल वो बो जाए, नई फसल को वो सही कर ले, बोले उसको एक बार सही से जुताई बुआई कर ले, तो उसके लिए पैसे की, फंड्स की उसको आवश्यकता होती है। सरकारी जो कागजात होते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा भारी भरकम होते हैं कि वो सही से समझ नहीं पाता, या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हो सकता है उसकी फसल टाइम पर ना बुए। इससे बचने के लिए वो साहूकार की चपेट में आ जाता है, साहूकार से वो पैसे ले लेता है। तो उसको कंप्लीट तरीके से समाप्त करने के लिए या उनसे, साहूकारे से किसानों को बचाने के लिए ये एक साख समिति का गठन किया है, जिसमें इनको बहुत ही फास्ट यानी कि जल्दी तरीके से फंड रिलीज किया जाएगा। ठीक है ना, जिससे समय पर ये क्या कर रहे हैं, अपनी फसल की बुआई कर लें। और आपको भी बता दूं कि इसमें एमएसपी का भी प्रावधान दिया गया है। किसानों को जो 22 फसलें हैं, ध्यान से सुनना, मैंने कल भी आपको बताया था, 22 फसलें ऐसे हैं जिन पर एमएसपी दिया जाता है।
ठीक है, तो 22 फसलों पर एमएसपी को पहले भी प्रोवाइड किया जा सकता है इन समितियों के द्वारा, ठीक है ना। किसानों को पहले ही एमएसपी दिया जा सकता है कि आप अपनी जो नई फसल है उसकी बुआई करें, ठीक है, तो उसको हम बाद में कह सकते हैं कंसिडर कर लेंगे, तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये एक समिति का अधिकार क्षेत्र वहां पर बढ़ाया जाएगा। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लिखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको बताया सारी चीजें इसमें बता दी है जितनी मैंने आपको बताई है, बस इसमें एक चीज याद रखना कि कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जो सीएससी सेंटर होते हैं, जनवाणी केंद्र भी जिनको आप कहते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा की है, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने कहा है कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ठीक है, ये दिल्ली ने कहा, पंजाब ने कहा, राजस्थान ने कहा या महाराष्ट्र ने कहा। Recently, which state government has announced to make the electricity up to 100 units free, ठीक है ना, 100 यूनिट्स जो फ्री कराने की इन्होंने घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम 100 यूनिट तक बिजली को फ्री करेंगे, और 100 से 200 यूनिट के बीच में अगर बिजली बिल आपका आता है तो उसमें जो अन्य अतिरिक्त कर या शुल्क लगता है उसको हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि आपकी जो 100 यूनिट है इसको बिल्कुल फ्री किया जाएगा, नो पे, ठीक है ना। नो पे का मतलब है कि कोई बिल इसका रिलीज नहीं होगा 100 यूनिट तक। दूसरा, 100 से 200 के बीच में अगर आपकी बिजली का बिल आता है, यूनिट आती है, तो इसमें जो आपको टैक्स लगते हैं ना, इन टैक्स को हटा दिया जाएगा, अतिरिक्त जो शुल्क लगेगा इसको हटा दिया जाएगा। ये घोषणा की है किसने? अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि आप बिजली का भरपूर आनंद लें, 100 यूनिट तक हम आपको बिल नहीं देंगे, ठीक है। और ऐसा मैं आपको बता दूं 1 करोड़ 10 लाख उपभोक्ताओं का इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। कितने? 1 करोड़ 10 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो इसका लाभ लेंगे। राजस्थान में और बहुत सारी योजनाएं अभी इन्होंने घोषणा की है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। खेल में पदक पाने वालों के वेतन में वृद्धि की जाएगी, जो राज्य कर्मचारी हैं। अगर आप राजस्थान सरकार में हैं और आप खेल में जुड़े हुए हैं, कोई पदक वहां पर लेते हैं, चाहे वो नेशनल स्तर पर है, चाहे वो राज्य स्तर पर है, इंटरनेशनल स्तर पर है, जहां पर भी होगा वहां पर आपको आपके वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली योजना कौन लेके आया था? राजस्थान लेके आया था। इसने इसको कहा है कि हम पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य योजना भी उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रीय खाद्य योजना को भी लागू करेंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। महिलाओं को स्मार्टफोन योजना, जो वहां पर महिलाएं हैं उनको कम या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दी जाएगी? स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे उनका आत्मनिर्भर उनको बनाया जा सके, डिजिटल रूप से उनको शिक्षित किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? व्हीलर द्वीप से, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से, ठीक है ना। कौन से? सतीश धवन अनुसंधान केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। Where has a surface to surface अग्नि मिसाइल recently manufactured by DRDO been tested? कहां से इसको टेस्टेड किया गया है? व्हीलर द्वीप है, श्रीहरिकोटा है, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है। तो भाई व्हीलर द्वीप उड़ीसा से इसको क्या किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। 900 किलोमीटर तक ये अपनी मारक क्षमता रखती है। 1000 किलोग्राम वेट के परमाणु जो आयुध है उनको ले जाने में ये सक्षम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी कंपनी इंटरब्रांड के मुताबिक, ये में नहीं, ये के होगा, के मुताबिक 50 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? ये केवल भारतीयों का इन्होंने डाटा दिया है। किसने? वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी कंपनी इंटरब्रांड ने। तो इनमें शीर्ष स्थान पर जो रहा ये टीसीएस रहा। टीसीएस सबसे मूल्यवान है, वैल्यूएबल कंपनी है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे इन्फोसिस को यहाँ पर तीसरे नंबर पर रखा गया है, जियो को 5वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है ना। और रिलायंस इंडस्ट्री को इसमें क्या किया गया है? दूसरे नंबर पर रखा है,
ठीक है ना। तो यहां पर तीनों को याद रखना। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर इन्फोसिस है और पांचवें नंबर पर क्या है? जियो है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित रीजनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे? अमेरिका में एक प्रतियोगिता कराई जाती है यंग साइंटिस्ट अवार्ड, किसे है भाई ये? किसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सात्विक कनन को, हिकमैन को, कमलेंद्र सिंह को या ऋषभ जैन को? तो मैं बता दूं 2023 में जो प्रतियोगिता हुई, इस प्रतियोगिता में जो सात्विक जैन है ये प्रथम यहां पर आए। अगर यहीं पर हम 2022 की प्रतियोगिता की बात करें, क्योंकि ये प्रतिवर्ष प्रतियोगिता वहां पर कराई जाती है, तो ऋषभ जैन उसमें प्रथम स्थान पर आए थे, ठीक है ना। कौन? ऋषभ जैन। चलिए तो ये आपका हो जाएगा यहां पर। दूसरा आपको यहां पर बता दूं कि आपका जो क्लासेस का टाइमिंग है YouTube का, ये सारा हमने यहां पर आपको दे दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्टेटस पर, मोबाइल फोन में, जहां भी आप रखना चाहते हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, 9:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है, 11 बजे आपकी जीके जीएस है, 2 बजे आपकी जोगेन सर की यूपी के एग्जाम्स के लिए, निखिल सर की एग्जाम जो आपकी क्लास है रीजनिंग की 4 बजे है, 5 बजे विकास सर की है, ठीक है। और शाम 6 बजे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो एग्जाम चल रही होती है वो भी आपको ध्यान रखना है।